Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic we will be discussing is employees benefit, and we'll be focusing on the retirement plan. The contents of the chapter would be: we'll discuss what are the basically fundamentals of private retirement plans. Then we'll discuss what is defined contribution plans. Then we'll discuss defined benefit plans. Then we will discuss Section 401k plans, because our course actually focus on the plans available in the US economy. So these are the plans according to the Section 401 that is applicable in USA. And then we'll discuss Section 403b plans. Then we'll discuss profit sharing plans. Then we'll discuss retirement plans for the self-employed. Then we'll discuss simplified employee pension. Then we'll discuss simple retirement plans, then the funding agency and funding instruments. So starting with the first topic, that is fundamentals of private retirement plans. Basically, one thing must be kept in mind: these are the private retirement plans and these are offered to group. So we are actually discussing the group benefits and the retirement plan, which is actually private in nature but offered to a group of people, mostly they are employees. Private retirement plans have an enormous social and economic impact. The Employees Retirement Income Security Act of 1974 established minimum pension standards. Again, ये यूएस इकोनॉमी की बात हो रही है. एरिसा बेसिकली वो एक्ट था जिसने फर्स्ट टाइम मिनिमम पेंशन स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए यूएस में, और उसका रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है. The Pension Protection Act of 2006 had a significant impact on private pension plan. Again, एक और Pension Protection Act आया 2006 में, यूएसए की ही बात हो रही है, और उसका भी फिर प्राइवेट पेंशन प्लान पे इफेक्ट आया और मोस्टली वो इनकरेज किए गए बिकॉज अब पेंशन प्रोटेक्ट होने लगी. ऑफ कोर्स उसकी कोई बेसिस थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास प्लान आते हैं, दैट इज प्राइवेट प्लान्स दैट मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड क्वालिफाइड प्लान्स एंड रिसीव फेवरेबल इनकम टैक्स ट्रीटमेंट. अब वो प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स जो के रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, आगे हम ये भी देखेंगे वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मतलब जो एज पर लॉ रिक्वायरमेंट सारी मीट करते हैं वो तो उन प्लान्स को हम क्वालिफाइड प्लान बोलते हैं. क्वालिफाइड प्लान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पर फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट होती है, मतलब कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, या इसको इस तरह मैं कह सकता हूँ, वो आपके सैलरी या इनकम में से अलाउबल डिडक्शन होती है फॉर द एम्प्लॉइज एज वेल द एम्प्लॉयर. The employer's contribution are deductible to certain limits. Of course, ये जो क्वालिफाइड प्लान की डिडक्शंस होती है ना, इसको कहीं ना कहीं लिमिट किया जाता है. जैसे पाकिस्तान में अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉइज की जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द प्रोविडेंट फंड है, जो कि एक रिटायरमेंट प्लान है, वो दैट इज 10% तक जो है उसकी लिमिट है. अगर 10% से ऊपर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो अलाउबल डिडक्शन नहीं होगी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स. लेकिन अगर 10% तक है तो वो क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है तो इट इज अ अलाउबल डिडक्शन. Investment earning on the plan assets accumulate on a tax deferred basis. अब इन्वेस्टमेंट अर्निंग जो होगी वो प्राइवेट प्लान्स पे वो उसी वक्त टैक्स नहीं होगी, बल्कि तब टैक्स होगी जब इंडिविजुअल को उसका बेनिफिट दिया जाएगा, और उसके भी सर्टेन क्राइटेरिया जो हम आगे देखेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं. अ क्वालिफाइड प्लान मस्ट बेनिफिट वर्कर्स इन जनरल, नॉट ओनली हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉइज, सो सर्टेन मिनिमम कवरेज रिक्वायरमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड. अब क्वालिफाइड प्लान होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो प्लान होना चाहिए वो जनरली एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेट करे. सिर्फ ऐसा ना हो कि जो हाई इनकम ग्रुप है, जो टॉप टायर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, सिर्फ उनकी फेवर के लिए कोई प्लान बना दिया जाए, तो वो क्वालिफाइड प्लान नहीं होगा. क्वालिफाइड प्लान होने के लिए जरूरी है कि वो सारे एम्प्लॉयज को इन जनरल बेनिफिट प्रोवाइड करे रादर देन ओनली टू द हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज. अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ
हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज के लिए प्लान नहीं है और इन जनरल है, तो इसके लिए सर्टेन टेस्ट हैं जो अवेलेबल है। पहले टेस्ट को हम बोलते हैं परसेंटेज टेस्ट। अंडर द परसेंटेज टेस्ट the plan must cover at least 70% of all non highly compensated employees। यानी अगर परसेंटेज टेस्ट को अगर हम अप्लाई करें तो अगर जितने भी नॉन हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज हैं, यानी जो हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में नहीं आ रहे, अगर उनके 70% एम्प्लॉयज किसी प्लान में कवर हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ क्वालिफाइड प्लान एंड इट इज गिविंग द बेनिफिट टू द वर्कर इन जनरल। किसी स्पेसिफिक ग्रुप को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। दूसरा जो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है दैट इज रेशियो टेस्ट। Under the ratio test, the percentage of non-highly compensated employees covered under the plan must be at least 70% of the percentage of highly compensated employees who are covered। दूसरा रेशियो टेस्ट है। पहले हमने सिंपल परसेंटेज की बेसिस पे कंक्लूड किया कि ये जो प्लान है ये वर्कर्स को इन जनरल कॉम्पनसेट कर रहा है या किसी एक ग्रुप को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया। दूसरा रेशियो टेस्ट का मतलब है, रेशियो बोलते हैं जब दो चीजों को डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज जितने हैं उसके 70% जो रेशियो बनता है, उतने ही नॉन हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज अगर उस प्लान में कवर हो रहे हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ क्वालिफाइड प्लान एंड इट इज बेनिफिटिंग द नॉन हाईली पेड एम्प्लॉयज एज वेल एंड द बेनिफिट इज गिवन टू द वर्कर्स इन जनरल। तो अगर 100 हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज उसमें फेवरेबल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 70 एम्प्लॉयज नॉन हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉय होने चाहिए जो उस स्कीम से जो प्लान है बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, अदरवाइज उसको हम क्वालिफाइड प्लान नहीं कहेंगे। अंडर द एवरेज बेनिफिट टेस्ट, अच्छा अभी तक हमने परसेंटेज टेस्ट लगाया कि एम्प्लॉय की कितनी परसेंटेज है, अब हम बेनिफिट का टेस्ट लगाएंगे। जो बेनिफिट मिलना है उसके बेसिस पे हम ये जज करेंगे कि क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड नहीं है। The plan must benefit a reasonable classification of employee and not discriminate in favor of highly compensated employees. The average benefit for the non-highly compensated employees must be at least 70% of the average benefit provided to all highly compensated employees। यानी एवरेज बेनिफिट टेस्ट को अगर हम अप्लाई करें तो जो एवरेज बेनिफिट हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज को मिल रहा है, जो नॉन हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज हैं उनको एटलीस्ट उसका 70% ऑन एवरेज मिलना चाहिए, अदरवाइज हम ये कहेंगे कि ये दिस प्लान इज नॉट benefiting the workers in general and hence is not a qualified plan। तो बेसिकली ये 3 टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास टू डिटरमिन वेदर इट इज अ क्वालिफाइड प्लान एंड इट इज बेनिफिटिंग द एम्प्लॉयज इन जनरल एंड नॉट ओनली द हाईली कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉयज। The most plan have a minimum age and service requirement that must be met, of course। रिटायरमेंट प्लान जितने भी होंगे उसकी कोई ना कोई मिनिमम एज होगी कि इतनी एज का एम्प्लॉय उस पे एटलीस्ट एंटर हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में मे बी उसकी एज 18 हो कि जब वो मेच्योर हो जाए, उसका CRIC अवेलेबल हो, तो वो एक प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान का मेंबर हो सकता है। और उसकी कोई मैक्सिमम सर्विस लेंथ भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट में 25 ईयर्स ऑफ सर्विस है या uh, या 60 इयर्स है, जो विच एवर कम्स अर्लियर। और अगर डेथ का केस है तो एटलीस्ट 10 इयर्स सर्व किए होने चाहिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी प्राइवेट होंगे, ऑफ कोर्स ये प्लान हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशनल रिटायरमेंट प्लान की कोई ना कोई मिनिमम एज भी रिक्वायर्ड होगी और सर्विस की भी रिक्वायरमेंट होगी। Under the current law, all employees who have attained age 21 and have completed 1 year of service must be allowed to participate in a plan। और ये करंट लॉ किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का। कि अगर एम्प्लॉय 21 ईयर से ऊपर एज का है और उसकी 1 साल सर्विस से ज्यादा हो गए तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है रिटायरमेंट प्लान में। यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर हो जाए कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि उसको 1 साल बाद बेनिफिट मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो उस रिटायरमेंट प्लान का मेंबर बन सकता है। नॉर्मल रिटायरमेंट एज इज
the age that a worker can retire and can receive full unreduced pension benefit. अब पेंशन बेनिफिट नॉर्मली ऑप्टिमाइज होते हैं जब रिटायरमेंट एज अचीव होती है। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 65 ईयर्स। An early retirement age is the earliest age that worker can retire and receive a retirement benefit. अर्ली रिटायरमेंट एज वो एज है जो कि अर्लीस्ट है, कम से कम इस पीरियड के बाद वो रिटायरमेंट ले सकता है एम्प्लॉई और बेनिफिट अवेल कर सकता है पेंशन के। जैसा मैंने आपसे कहा, पाकिस्तान में वो सर्विस की बेसिस पे डिटरमिन होता है कि अगर 25 ईयर ऑफ सर्विस है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आया एट द एज ऑफ 20 तो वो 45 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ले सकता है। एंड जिस तरह भी इसको कैलकुलेट कर लें आप, the deferred retirement age is any age beyond the normal retirement age. Employees working beyond age 65 continue to accrue benefit under the plan. अच्छा, अगर कोई ऐसी प्रोविजन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई स्टैट्यूट में, जैसे पाकिस्तान में शायद जुडिशरी के लिए कोई ऐसी है प्रोविजन कि उनकी रिटायरमेंट एज एक्सटेंड की जा सकती है, तो अगर तो रिटायरमेंट एज को डेफर किया जा सकता है, तो जो लेटर रिटायरमेंट एज होगी उसको हम डेफर्ड रिटायरमेंट एज बोलेंगे। और ये वो एज है जब रिटायर होगा उसके बाद उसको सारे पेंशन के बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा, अब जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करते हैं ना, हमें दो तरह के बेनिफिट बेसिकली नजर आते हैं। एक को हम बोलते हैं पेंशन, जो कि पीरियोडिक एक्चुअली परपेचुटी रिसीव्ड है, जो कि परपेचुटी इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे रिसीव होती है। एक होता है आपका प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, जो कि एक्चुअली इसमें लम सम पेमेंट रिसीव होती है। तो अभी यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज की बात हो रही है ये फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन हो रही है। ये बेसिकली एक स्केड्यूल सा है। ये शो कर रहा है द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली इन द टैक्स डेफर्ड रिटायरमेंट। जाहिर बात है, जितनी जल्दी एम्प्लॉई अपनी जॉब स्टार्ट करेगा उतना ज्यादा ईयर्स वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेगा और उतनी ज्यादा अमाउंट उसके रिटायरमेंट प्लान में एक्रू होगी। तो ये टेबल एक ऑन एवरेज शो कर रहा है यूनाइटेड स्टेट में कि जिसकी एम्प्लॉयमेंट 10 ईयर्स की होती है उसको ऑलमोस्ट $12,000 मिलते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 20 ईयर्स में 24,000 और 40 ईयर्स में $48,000, जिसकी टोटल वैल्यू ये होती है। इन्वेस्टमेंट की ये है तकरीबन जो डिडक्ट होके इन्वेस्टमेंट होती है, और जो टोटल वैल्यू जो कि इंटरेस्ट के बाद एम्प्लॉय रिसीव करता है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट वो 18,000 से लेके $324,000 के अराउंड होती है। और ये ऑन एवरेज है अगर 8% कंपाउंड रेट हो, और ये रेट वेरी करता है नॉर्मली इन द इकोनॉमीज, और ईयर टू ईयर भी वेरी करता है। The benefit formula is used to determine contribution और benefit। अच्छा, अब फॉर्मूला की बात करें, बेसिकली दो तरह के प्लान होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और एक को हम बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। नाम से वाज़ेह है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंट्रीब्यूशन फिक्स कर दी जाए, लेट्स से 2,000 रुपीज हर मंथ आपकी कंट्रीब्यूट होगी टुवर्ड्स द रिटायरमेंट प्लान, तो इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बोलेंगे। और इसका जो बेनिफिट होगा वो वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा? हर एम्प्लॉय की अगर सर्विस लेंथ डिफरेंट है तो उसका जो बेनिफिट है वो वेरी करेगा। दूसरा होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, कि हर एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलेगा, शायद आप ये कह लें कि एक ग्रेड में जो बेनिफिट मिलेगा वो एक ही बेनिफिट मिलेगा, और फिर डेफिनेटली लेंथ ऑफ सर्विस की बेसिस पे जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट कांस्टेंट है। तो पहले केस में इन अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला द कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड बट द रिटायरमेंट बेनिफिट इज वेरिएबल। In a defined benefit plan, the retirement benefit is known, but the contribution will vary depend on the amount needed to fund the desired benefit. Definitely अगर benefit known है तो उसकी बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा तो इतना बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लेंथ ऑफ सर्विस में एक तरह से इन्वेस्टमेंट करके ही कम्युलेट किया जाता है। The amount can be based on career average earning or on the final average pay, which generally is an average of last 3-5 years earning. अच्छा, अब ये जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में जो डिफाइंड अमाउंट है वो जो है वो करियर की वो किसी भी बेसिस पे डिफाइन की जा सकती है। वो हो सकता है लास्ट
3 to 5 years की जो अर्निंग है उसका कोई मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हो कि इतनी टाइम्स जो सैलरी है वो बेनिफिट होना चाहिए. अंडर अ यूनिट बेनिफिट फॉर्मूला बोथ अर्निंग्स एंड ईयर ऑफ सर्विसेज आर कंसिडर्ड. डेफिनेटली कि अर्निंग और ईयर ऑफ सर्विसेज दोनों कंसिडर होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये पेंशन जो प्लान्स होते हैं इनके पीछे भी जो रैशनल है वो इन्वेस्टमेंट वाले ही है कि आपके पैसे जिसमें से आप कुछ खुद कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे एज ए एम्प्लॉय और कुछ आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, वो सम हो रहे होंगे और वो इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट होते जा रहे होंगे थ्रू आउट द ईयर ऑफ सर्विसेज, और अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद उसका जो कम्युलेटिव है वो एम्प्लॉय को रिसीव हो जाता है. Some plans pay a flat percentage of annual earning, while some pay a flat amount of each year of service. अच्छा, अब कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिनका जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वो परसेंटेज ऑफ अर्निंग में कैलकुलेट कर रहा होता है, जितना वो अर्न करता है वो एम्प्लॉइज पे उसका एक परसेंटेज एलोकेट कर देता है. दूसरा ये होता है वो फ्लैट अमाउंट एलोकेट कर देते हैं कि हर एम्प्लॉय की बेसिस पे, जो उसकी सैलरी की बेसिस पे कोई फ्लैट अमाउंट होती है जिसको एलोकेट कर दी जाती है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स. Some plans pay a flat amount for each employee regardless of earning or year of service. कुछ ऐसे भी प्लान हो सकते हैं कि जिसके अंदर हर एम्प्लॉय को एक ही अमाउंट कंट्रीब्यूट हो. लेट्स से 2000 रुपीज पर एम्प्लॉय एक अमाउंट डिफाइन कर दी जाए रिगार्डलेस कि उसका लेवल क्या है, उसकी सर्विस क्या है, या हो सकता है उसके लेवल की बेसिस पे फ्लैट अमाउंट हो कि जो इस ग्रेड में फॉल कर रहा होगा उसको इतनी अमाउंट एलोकेट कर दी जाए. ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन द प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान. वेस्टिंग. अब वेस्टिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है. वेस्टिंग रेफर्स टू द एम्प्लॉइज राइट टू द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट attributable to the contributions if employer terminates prior to retirement. अच्छा, वेस्टिंग उस पीरियड को बोलते हैं, उतने ईयर्स पीरियड्स को बोलते हैं जब एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो बेनिफिट का एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी, वो उसको अवेल कर सकता हो चाहे वो रिटायरमेंट से पहले ही जॉब को छोड़ दे. अच्छा, अब रिटायरमेंट में हमने बात की कि पेंशन प्लान्स में तो ये नॉर्मली नहीं होता. पेंशन में तो वेस्टिंग पीरियड जो है वो रिटायरमेंट पीरियड ही होता है. जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, जो दूसरी टाइप ऑफ एक्चुअली रिटायरमेंट प्लान है, ये उनकी बात हो रही है. उसके अंदर हो सकता है कि कोई सर्विस की लेंथ बता दी हो कि इतने पीरियड की अगर सर्विस हो जाए उसके बाद इसका जितना भी फंड है वो ये ऑब्टेन कर सकता है, जो कि नॉर्मली प्रोविडेंट फंड की एग्जांपल हमें हमारे इकोनॉमी में मिलती है. तो उस पीरियड को वेस्टिंग बोलते हैं. अगर फर्ज करें वो 3 साल है कि 3 साल से पहले जो है वो कोई भी वो जो है एम्प्लॉय उसको प्रोविडेंट फंड का कोई भी बेनिफिट अवेल नहीं करेगा अगर 3 साल से पहले एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देता है. लेकिन अगर 3 साल के बाद छोड़ता है तो उसकी कोई परसेंटेज डिफाइन होगी. तो उस पीरियड को वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं जिस पीरियड से पहले उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. A qualified benefit plan must meet a minimum vesting period. जो भी vesting period है वो अगर मीट करेगा एम्प्लॉय तो फिर उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज को बेनिफिट नहीं मिलेगा. अब वेस्टिंग को कैलकुलेट कर, वेस्टिंग जो एक्सरसाइज करने के लिए भी दो मेथड्स अवेलेबल हैं. अंडर अ क्लिफ वेस्टिंग द वर्कर मस्ट बी 100% वेस्टेड आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस. क्लिफ वेस्टिंग में क्या है कि एक पीरियड डिफाइन हो गया कि 5 year ऑफ सर्विस के बाद 100% जो उसको अपनी प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट है या जो उसका रिटायरमेंट प्लान है उसका बेनिफिट है वो मिल सकता है, उससे पहले नहीं मिल सकता. 5 ईयर से पहले अगर सर्विस छोड़ देगा तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. अंडर ग्रेडेड वेस्टिंग द वर्कर मस्ट बी 20% vested by the 3rd year of service and minimum vesting increases another 20% of each year until the worker is 100% vested at year 7. दूसरा तरीका क्या है ग्रेडेड वेस्टिंग, कि उसको डिफाइन कर दिया जाए कि 3 साल के बाद फॉर एग्जांपल 20% जो उसका प्रोविडेंट फंड है या पेंशन प्लान है, रिटायरमेंट प्लान है, उसको वो
अवेल कर सकता है, और हर साल इसकी जो परसेंटेज है वो 20% इंक्रीज होना शुरू होगी। यानी 4th ईयर के बाद अगर वो सर्विस टर्मिनेट करता है तो उसको 40% मिल जाएगा अपने रिटायरमेंट प्लान का। 5th ईयर के बाद अगर सर्विस वो छोड़ देता है तो उसको 60% मिल जाएगा। और 6th और 7th ईयर के बाद 100% क्योंकि हो जाएगी। 7th के बाद वो जब भी छोड़ेगा उसको अपने रिटायरमेंट प्लान का 100% बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो सर्विस को टर्मिनेट कर देता है। तो ये जो पीरियड है, जिस पीरियड के बाद उसको 100% बेनिफिट मिलता है या बेनिफिट मिलना शुरू होता है, इस पीरियड को हम वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, और इसी की हमने डेफिनेशन देखी थी। फास्टर वेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स टू एनकरेज ग्रेटर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. Employer's contribution must be 100% vested after 3 years. The worker must be 20% vested by the second year of service, and the minimum vesting increase 20% till the. अच्छा, बात ये हो रही है कि जितनी फास्टर वेस्टिंग राइट्स होंगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होगी। ये जो इस तरह के फंड्स होते हैं, ये पेंशन की बात नहीं हो रही है, अगेन रिपीट, हमने बात की कि ये प्रोविडेंट फंड टाइप के नेचर के फंड होते हैं। तो इसके अंदर जो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होती है वो मैंडेटरी नहीं होती, ठीक है, कंसेंट लेके होती है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि उसके अंदर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मोस्टली वर्कर उसको ऑप्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि एम्प्लॉयर की भी कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक मोस्टली एम्प्लॉयज इसको ऑप्ट करते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा वेस्टिंग पीरियड जितना कम होगा उतनी ज्यादा ऑफ कोर्स एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होगी। Contributions to private retirement plans are limited for 2006. अच्छा, अब ये जो रेट दिया, मैंने आपसे कहा कि जो प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान है इसका कंट्रीब्यूशन भी लिमिटेड होता है। एम्प्लॉयर ये नहीं कर सकता कि पूरी की पूरी जो सैलरी है उसको रिटायरमेंट प्लान में डाल दे और एम्प्लॉय की सारी जो सैलरी है वो डेफर हो जाए और उस पर कोई टैक्स अप्लाई ना हो। तो इसलिए बाय लॉ जो है मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होती है वो भी डिफाइन की जाती हैं। तो 2006 के रेट्स अवेलेबल है, उसको हम देख लेते हैं। और अगेन ये बात हो रही है यूएस इकोनॉमी की। द मैक्सिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन टू अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इज 100% ऑफ द अर्निंग्स और 44,000 विच एवर इज लोअर। कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है एम्प्लॉयर का ना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, वो 100% ऑफ अर्निंग के बराबर हो सकता है अगर अर्निंग $44,000 से कम है। अगर $44,000 से ज्यादा है तो लिमिट क्या है, $44,000, विच एवर इज लोअर एक्चुअली। Under the defined benefit plan, the maximum annual benefit is limited to 100% of the worker's average compensation for the 3 highest consecutive year or 175,000, whichever is lower. Again, अगर जो highest earning रही है वर्कर की 100% उस तक लिमिटेड है, लेकिन अगर वो $175,000 से ज्यादा है तो फिर उधर तक लिमिट हो जाती है, उससे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। और इसकी वजह क्या है, कंट्रीब्यूशन क्यों लिमिट की जा रही है? एक्चुअली इसका पर्पस क्या, अगर कंट्रीब्यूशन लिमिट नहीं की जाएगी तो जो टैक्स बेनिफिट हैं वो शायद टैक्स में मैनिपुलेशन शुरू हो जाए, क्योंकि एम्प्लॉयर अपने सारे पैसे शायद एम्प्लॉय के साथ ऐसी कोई अरेंजमेंट करे कि वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड उनको दे दिया करे, क्योंकि 3 से 5 साल का वेस्टिंग राइट है। तो इस केस में बेसिकली टैक्स अवेड किया जा सकता है। तो इसीलिए हर जो लॉ होगी वो कोई ना कोई मैक्सिमम लिमिट जरूर अप्लाई हो रही होगी। The maximum annual benefit that can be counted in the contribution of benefit formula for all plan is $220,000, और अगेन ये अमेरिका की लिमिट है। The Pension Benefit Guarantee Corporation is a federal corporation that guarantees the payment of vested benefits to certain limits if the private pension fund is terminated. अच्छा, अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंशन के डोमेन में काम करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेंशन बेनिफिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसका काम ये है कि बेसिकली वो गारंटी करती है कि आपके वेस्टेड पीरियड्स के बाद जो पैसे हैं वो मिल जाएं अगर इवन प्राइवेट पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो टर्मिनेट हो जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट पेंशन फंड है वो खत्म हो जाती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मेक श्योर करती है कि आप वेस्टिंग पीरियड के बाद उसके पैसे मिलें। क्योंकि फंड्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि फंड्स को भी क्रिएट 2 तरीके से हो सकता है। या तो एम्प्लॉयर खुद फंड क्रिएट कर ले और उसकी कैलकुलेशंस खुद करे, खुद एडमिनिस्टर करे, या वो किसी प्राइवेट पार्टी को फंड दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट या किसी इंश्योरेंस कंपनी को जो कि किसी प्राइवेट प्लान को
मेंटेन कर रहा हो। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके बाद जो गारंटी है वो प्रोवाइड की जाती है बाय पेंशन बेनिफिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। Funds withdrawn from a qualified plan before the age 59 and a half are subject to 10% tax penalty except under circumstances, for example for certain medical expenses. अब रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि रिटायरमेंट वहां पे 65 ईयर्स पे होती है, अगर उन्होंने 60 के बाद कोई टैक्स पेनल्टी नहीं अप्लाई की, अगर 60 से पहले यानी कि 59 एंड हाफ से एक्चुअली पहले अगर कोई क्वालिफाइड प्लान से पैसे विड्रॉ किए जाएंगे तो उस पे 10% पेनल्टी चार्ज होगी, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर तो मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो विड्रॉल हो रही है तो फिर टैक्स पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी। Pension contribution cannot remain in the plan indefinitely. Distribution must start no later than April 1st of the calendar year following the year in which the individual attains 70 and a half. If a participant is still working, the distribution can be delayed. अब जो पेंशन की कंट्रीब्यूशन है वो इनकी हर साल अप्रैल में स्टार्ट होती है, तो उसकी एक एज है और एक मैक्सिमम एज की, अगर एम्प्लॉय रिटायर नहीं होता तो 70 एंड हाफ के बाद जो बेसिकली उसकी कंट्रीब्यूशन है उसको लिमिट कर दिया जाता है। क्वालिफाइड प्लान्स अंडर एडवांस फंडिंग टू फाइनेंस द बेनिफिट, the employer systematically and periodically sets aside fund prior to employees retirement. अब ये जो क्वालिफाइड प्लान होते हैं ना, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होती है उसको एक्चुअली एम्प्लॉयर जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन उसको कोई सेपरेट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट जब करीब आती है उससे पहले एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको फोरसी कर रहा होता है कि अब रिटायरमेंट होने वाली है, और क्वालिफाइड प्लान की जो एक्चुअली जो उसकी अमाउंट होती है उसको साइड में करना शुरू कर देता है बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय।